नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इग्नू स्मार्ट एग्जाम प्रेप में। आज की यह वीडियो आपके BPCG 173 स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोविज्ञान के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। यह हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1 है, जो आपके जून 2026 के एग्ज़ाम में आने की सबसे ज़्यादा संभावना रखते हैं। कॉपी और पेन तैयार रखिए, क्योंकि हम आज कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वास्थ्य के सामाजिक, जैव मनोसामाजिक एवं समग्र मॉडलों की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, स्वास्थ्य मनोविज्ञान में स्वास्थ्य को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों का विकास हुआ है। जहां प्रारंभिक चिकित्सा मॉडल केवल शारीरिक रोग पर केंद्रित था, वहीं आधुनिक मॉडल स्वास्थ्य को बहुआयामी मानते हैं। तो आइए हम इन तीनों मॉडल को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य के समग्र मॉडल की। समग्र मॉडल स्वास्थ्य और बीमारी के पूर्ण और व्यापक विश्लेषण पर आधारित है। F.N. हॉफमैन द्वारा 1960 में प्रस्तावित यह दृष्टिकोण स्वास्थ्य को कल्याण की भावना के रूप में देखता है। इस दृष्टिकोण का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो यह जो मॉडल है, यह मानता है कि बीमारी का कोई एक कारण नहीं होता। यह व्यक्ति के जीवन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक आयामों में असंतुलन को बीमारी का कारण मानता है। आइए बात करें कि समग्र मॉडल में चिकित्सक और रोगी की क्या भूमिका होती है। इसमें चिकित्सक केवल इलाज करने वाला नहीं होता, बल्कि मार्गदर्शक, संरक्षक और प्रेरणा स्रोत होता है। रोगी की भूमिका भी जो है समग्र मॉडल में सक्रिय होती है, क्योंकि वह अपने स्वास्थ्य के लिए स्वयं उत्तरदायी है। इसके साथ साथ यहाँ जो समग्र मॉडल के अंदर उपचार पद्धति अपनाई जाती है, तो समग्र चिकित्सक जो है यहाँ पर पारंपरिक चिकित्सा के साथ साथ वैकल्पिक चिकित्सा का भी उपयोग कर सकते हैं। आइए अब दूसरे मॉडल की बात करें, जो है जैव मनोसामाजिक मॉडल। तो यह मॉडल जो है जॉर्ज एंजल द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो यह मॉडल जो है स्वास्थ्य मनोविज्ञान का आधार स्तंभ है। यह चिकित्सा मॉडल की सीमाओं यानी कि मन शरीर द्वैतवाद को दूर करने के लिए बनाया गया था। तो इस मॉडल की संरचना यह है कि यह मॉडल मानता है कि मनुष्य एक मनोसामाजिक जीव है, जिसमें जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आयाम जो है यह अटूट रूप से जुड़ी हुई है। यानी कि जैव मनोसामाजिक जो मॉडल है, इसमें जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तीनों जो डायमेंशंस हैं जीवन के, यह जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य अंतर्दृष्टि है कि रोगी का जो व्यक्तिगत अनुभव है, उद्देश्यपूर्ण जैव चिकित्सा आंकड़ों के समान ही महत्वपूर्ण है। बीमारी के व्यापक कारणों को समझना बेहतर उपचार के लिए यहाँ आवश्यक है। रोगी नैदानिक प्रक्रिया का निष्क्रिय पात्र नहीं होता है, बल्कि यह एक जो है उस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार है। तो जैव मनोसामाजिक मॉडल का महत्व यही है कि यह मॉडल बीमारियों के निदान और उपचार में मनोवैज्ञानिक कारकों जैसे कि तनाव, विचार, भावनाएं को शारीरिक कारकों जो कि विषाणु या रोगाणु हैं, इनके साथ महत्व देता है। आइए अब बात करते हैं स्वास्थ्य के सामाजिक मॉडल की। तो सामाजिक मॉडल इस विचार पर आधारित है कि स्वास्थ्य केवल व्यक्ति की जैविक स्थिति नहीं है, बल्कि उसके सामाजिक और पर्यावरणीय संदर्भ का परिणाम है। यहाँ पर जो मुख्य कारक है इस मॉडल के अंदर, तो यह मॉडल जो है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय कारकों पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण का भी प्रभाव को इसमें शामिल किया जाता है। तो सामाजिक मॉडल की जो विशेषता है, यह समुदाय आधारित दृष्टिकोण है, जो बीमारियों की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन पर जोर देता है। इसके साथ साथ जो सामाजिक निर्धारक हैं, जैसे कि वर्ग, लिंग और जातीयता, व्यक्ति के स्वास्थ्य व्यवहार को निर्धारित करते हैं। स्वास्थ्य संबंधी नीतियां और राजनीतिक निर्णयों की भी स्वास्थ्य पर बड़ी भूमिका होती है। यह स्वास्थ्य के सामाजिक मॉडल का मानना है। तो जो सामाजिक मॉडल है, इसका लक्ष्य है सामाजिक विषमताओं को कम करना और व्यक्तियों तथा समुदायों को सशक्तिकरण का प्रयास करना। तो आइए अब तुलनात्मक निष्कर्ष से जो है इसको समझते हैं। तो मैंने एक टेबल बनाया है, जहां पर एक तरफ मैंने मॉडल रखा है, फिर एक तरफ मुख्य केंद्र और दृष्टिकोण। समग्र
मॉडल में जो है मुख्य केंद्र मन, शरीर और आत्मा का संतुलन होता है और यह दृष्टिकोण एकीकृत या वैकल्पिक हो सकता है। जबकि जो मनोसामाजिक मॉडल है, यहाँ पर जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अंतर्क्रिया होती है और यह मॉडल वैज्ञानिक और व्यापक हो सकता है। इसके साथ साथ जो सामाजिक मॉडल है, यह सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों तीनों को मुख्य केंद्र में रखता है तथा यह सामुदायिक और नीतिगत हो सकता है। तो निष्कर्ष के तौर पर यह बता सकते हैं कि जैव सामाजिक मॉडल व्यक्तिगत स्तर पर उपचार के लिए व्यापक वैज्ञानिक ढांचा प्रदान करता है, वहीं समग्र मॉडल पूर्व कल्याण पर जोर देता है और सामाजिक मॉडल उन बड़े संरचनात्मक कारकों को संबोधित करता है जो हमारे स्वास्थ्य की नींव रखते हैं। ये तीनों मॉडल मिलकर स्वास्थ्य की एक नई, आधुनिक और मानवीय समझ का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला सवाल। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दूसरा सवाल है, तनाव की अवधारणा और प्रकृति की व्याख्या कीजिए। तनाव के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो चलिए तनाव की अवधारणा और तनाव के स्रोत की बात करते हैं। तो तनाव यानी कि स्ट्रेस आज के समय में हमारे दैनिक जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा बन गया है, चाहे वह हमारे काम करने का जगह हो, शैक्षणिक संस्थान हो या पारिवारिक जीवन हो। हम सभी कभी न कभी तनाव का अनुभव करते हैं। तनाव को गहराई से समझने के लिए इसका जो अवधारणा है, इसकी जो कंसेप्ट है और इसके उत्पन्न होने वाले कारकों का विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है, तब हम पूरी तरह से इसे समझ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं तनाव की अवधारणा की। तो तनाव शब्द लैटिन भाषा के स्ट्रिंगर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है तंग करना। ऐतिहासिक रूप से 18वीं और 17वीं शताब्दी में इसका उपयोग शारीरिक कठिनाइयों और दबाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता था। तो तनाव को लेकर के जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है और यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण हैंस सेली ने दिया था। और यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार जो है हैंस सेली तनाव को शरीर की गैर विशिष्ट प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं, जबकि लाजरस और फोककमैन के अनुसार तनाव व्यक्ति और पर्यावरण के बीच का एक विशेष संबंध है, जहां व्यक्ति किसी स्थिति का मूल्यांकन अपने संसाधनों से अधिक चुनौतीपूर्ण और अपनी भलाई के खतरे के रूप में करता है। यानी देखिए कि तनाव को जो है अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने जो है परिभाषित किया है। कोई जो है इसे शरीर की गैर विशिष्ट प्रतिक्रिया कहता है, तो कोई इसे जो है व्यक्ति और पर्यावरण के बीच विशेष संबंध बनाता है, जहां पर व्यक्ति जो है अपनी स्थिति का मूल्यांकन अपने संसाधनों से अधिक चुनौतीपूर्ण और अपनी भलाई के लिए खतरे के रूप में करता है। आइए अब समझते हैं तनाव के कारक, यानी तनाव कारक जो स्ट्रेसर है, जिसके कारण स्ट्रेस होता है। तो तनाव को समझने के लिए तनाव कारक की जो अवधारणा है यह महत्वपूर्ण है। तनाव कारक कोई एक ऐसी घटना, व्यक्ति या परिस्थिति है जो व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक समायोजन की मांग करती है। तनाव का जो अर्थ है वह केवल नकारात्मक नहीं है, निगेटिव नहीं है। यह एक नमक काली मिर्च की तरह है। एक संतुलित मात्रा में यह व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, यानी मोटिवेशन देती है। लेकिन अत्यधिक तनाव जो है हानिकारक होता है। कहने का मतलब यही है कि तनाव जो है मिर्ची की तरह है, ज़्यादा खा लीजिएगा तो तीता लगेगा, लेकिन उतना खाइएगा तो स्वाद मिलेगा। उसी तरह से तनाव जो है अगर बैलेंस तरीके से है तो हमें जो है मोटिवेशन मिलता है, भी प्रेरणा मिलता है काम करने के लिए। लेकिन अगर ज़्यादा स्ट्रेस हो गया तो ये जो है हार्मफुल है। आइए अब बात करते हैं तनाव के स्रोतों की। तो इकाई के अनुसार जो है अपने बुक में तनाव के मुख्य स्रोतों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो तनाव के जो है 3 मुख्य आधार हैं। पहला है कुंठा, दूसरा है अभिप्रेरकों का द्वंद्व यानी कन्फ्लिक्ट्स ऑफ मोटिव जिसे कहा जाता है। तो आइए पहले बात करते हैं कुंठा की। तो कुंठा तब उत्पन्न होती है जब लक्ष्य उन्मुख व्यवहार में कोई बाधा आती है। जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता है और सामाजिक या भौतिक बाधाएं उसे रोकती हैं तो उसे जो है उस व्यक्ति के अंदर कुंठा जन्म लेती है। दूसरा है अभिप्रेरकों का द्वंद्व यानी निर्णय लेने की प्रक्रिया तनाव का एक बड़ा स्रोत है। इसके 4 प्रकार हैं। पहला प्रकार जो है वह है उपागम उपागम यानी 2 सकारात्मक विकल्पों में से चुनना, दोनों पॉजिटिव ऑप्शन है उसमें से कोई एक चुनना। दूसरा है परिहार परिहार यानी 2 निगेटिव विकल्पों में से किसी एक का चयन करना। तीसरा है उपागम परिहार, एक ही लक्ष्य के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों का होना। और जो चौथा है यहाँ पर
द्वंद्व में कि दोहरा उपागम परिहार यानी जटिल विकल्प होते हैं जहां लाभ और हानि दोनों का मिश्रण होता है। इसके साथ साथ जो तनाव का तीसरा स्रोत है वह है दबाव। तो दबाव भी जो है बाहरी दबाव और आंतरिक दबाव हो सकता है। तो बाहरी दबाव जैसे कि परिवार या समाज की अपेक्षाएं, और आंतरिक दबाव यानी स्वयं की छवि बनाए रखने की आवश्यकता, दोनों ही व्यक्ति पर भारी मानसिक बोझ डालते हैं। चलिए अब बात करते हैं अन्य विशेष स्रोतों की। तो जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वह भी व्यक्ति को तनाव में लाती हैं, जैसे प्रियजन की मृत्यु, तलाक, विवाह या नौकरी में बदलाव जैसी घटना भी व्यक्ति के समायोजन तंत्र पर गहरा दबाव डालती हैं। इसके साथ साथ जो दैनिक बाधाएं हैं यानी समय का अभाव, कार्य का बोझ, रोज़मर्रा की जिम्मेदारियां अक्सर जो है दीर्घकालिक तनाव का कारण बनती है। इसके साथ साथ अंतर्वैयक्तिक संबंध यानी कि कार्यस्थल या परिवार में अनबन, गलतफहमियां या दुर्व्यवहार भी निरंतर तनाव का स्रोत है। इसके साथ साथ जो है सामाजिक और पर्यावरणीय कारक भी जो है यहाँ पर तनाव के एक स्रोत माने जाते हैं। तो आधुनिक जो युग है इसमें बढ़ती प्रतिस्पर्धा, भीड़-भाड़, प्रदूषण और तकनीकी परिवर्तन भी व्यक्ति को तनावपूर्ण स्थितियों में धकेलते हैं। तो निष्कर्ष यही है कि तनाव की जो अवधारणा है यह व्यक्ति के पर्यावरणीय मूल्यांकन पर निर्भर करता है। यदि तनाव को समय पर नहीं पहचाना गया तो यह व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, पाचन समस्या और मनोवैज्ञानिक कल्याण जैसे कि चिंता, अवसाद पर घातक प्रभाव डाल सकता है। अतः कुंठा, द्वंद्व और दबाव जैसे स्रोतों की पहचान करना और पॉजिटिवली सामना करने की रणनीतियां का विकास करना जो है वह अनिवार्य है। आई होप दोस्तों आपको ये कंसेप्ट जो है तनाव और उसके स्रोतों का समझ में आ गया होगा। चलिए अब एग्ज़ाम के लिहाज से देखते हैं तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न है, तनाव प्रवणता में योगदान करने वाले कारकों को स्पष्ट कीजिए, तनाव के मध्यस्थों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों तनाव प्रवणता का जो अर्थ है वह है तनाव का अनुभव करने के लिए किसी व्यक्ति या की स्वाभाविक प्रवृत्ति। जो व्यक्ति तनाव के प्रति प्रवण होते हैं वो दूसरों की तुलना में अधिक आसानी से और बार बार तनावग्रस्त होते हैं। इसके विपरीत जो तनाव प्रतिरोधी व्यक्ति होते हैं उनमें तनाव झेलने की क्षमता अधिक होती है। यानी तनाव प्रवणता जो है वह तनाव झेलने की स्वाभाविक प्रवृत्ति से संबंधित है। तो आइए अब बात करते हैं तनाव प्रवणता में योगदान देने वाले कारकों की। तो तनाव प्रवणता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक को जो है निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला है टाइप ए व्यक्तित्व, यानी शेफर नाम के मनोवैज्ञानिक का हवाला देते हुए यह बताया गया है कि टाइप ए व्यक्तित्व वाले व्यक्ति तनाव के उच्च स्तर से ग्रस्त होते हैं। तो इनका जो है प्रमुख कुछ लक्षण होता है, जैसे कि प्रतिष्ठा और सुरक्षा, यानी आत्मसम्मान की कमी के कारण जो है स्वयं की तुलना वो दूसरों से करने लगते हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ जो है समय की तत्कालिकता, एक निश्चित समय सीमा में बहुत कुछ करने की जल्दी में रहने वाला व्यक्ति वह जो है टाइप ए का व्यक्ति होता है। अति आक्रामक भी ये होते हैं, यानी हावी होने वाली इनकी प्रवृत्ति होती है और इनमें जो है धैर्य बहुत कम होता है, पेशेंस बहुत कम होता है। इसके साथ साथ मुक्त विद्वेष होता है, यानी इन्हें जो है दूसरों के प्रति डाउट रहता है, संदेह रहता है और हर बात पर ये गुस्सा हो जाते हैं। तो यहाँ जो विद्वेष है इसका अर्थ है दूसरों के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण और बार बार क्रोध उत्पन्न होना। विद्वेषी व्यक्ति अक्सर दूसरों पर संदेह करते हैं जिससे उनका सामाजिक संबंध और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो तनाव प्रवणता में जो है ये टाइप ए वाले व्यक्ति जो हैं उनको इस तरह के जो है आपको लक्षण देखने के लिए मिल सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि उनकी प्रवणता को बढ़ाती हैं। अब बात करें दूसरे फैक्टर की, तो जो है पूर्णतावाद। तो पूर्णतावादी व्यक्ति जो है बहुत ही कठोर मानक रखते हैं, ये सब कुछ या कुछ नहीं की सोच रखते हैं। यदि वे कोई छोटी सी भी गलती करते हैं तो स्वयं को पूरी तरह विफल मानते हैं और उन्हें लगातार तनाव की स्थिति में यह जो है रखे हुए रहता है। तीसरा जो कारक है वह है विलंबन, यानी कार्यों को टालने की आदत जो है तनाव का बड़ा कारण बनती है। काम जमा होने पर व्यक्ति दोषी महसूस करता है और अंतिम समय में डेडलाइन के दबाव में भारी तनाव का सामना करता है। जैसे हम छात्रों के भी साथ होता है, आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे और बहुत सारा हो जाता है।
इसके साथ साथ जो अधिगत विवशता है या जो अधिगत निराशावाद है, यह भी तनाव प्रवणता को बढ़ाने वाला कारक है। यह तब होता है जब व्यक्ति को लगता है कि नकारात्मक घटनाओं पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। अब इसमें भी 3 घटक शामिल हैं, ये हैं व्यक्तिकरण, अस्थायित्व और व्यापकता। तो व्यक्तिकरण जो है घटना को आंतरिक या बाह्य रूप से दोष देना इसमें शामिल है, जबकि अस्थायित्व जो है उस घटना को अस्थायी मानने लगना है, और व्यापकता यह है कि समस्या जो है वह जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करेगी। आइए अब बात करते हैं तनाव के मध्यस्थ कारकों की। मॉडरेटिंग फैक्टर्स क्या सब हैं? तो तनाव और तनावपूर्ण प्रतिक्रियाओं के बीच मध्यस्थ कारक एक फिल्टर की तरह कार्य करते हैं। ये कारक तय करते हैं कि तनाव का स्तर कितना गंभीर होगा, यानी लेवल क्या रहने वाला है स्ट्रेस का। तो यहाँ पर जो है पहला कारक है, यह है नियंत्रण का अवस्थान। तो रॉटर नाम के मनोवैज्ञानिक के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में आंतरिक नियंत्रण है, इंटरनल कंट्रोल है, तो वह मानता है कि वह स्वयं स्थितियों को बदल सकता है। ऐसे लोग तनाव को खतरे के बजाय चुनौती के रूप में देखते हैं। दूसरा है दृढ़ता, फर्म बिलीफ। तो दृढ़ व्यक्ति जो है चुनौतियों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध और सकारात्मक होते हैं। वे तनावपूर्ण स्थितियों को बदलने का अवसर मानते हैं, जिससे वे तनाव से जल्दी उबर जाते हैं। साथ साथ जो है सामाजिक समर्थन, यह भी जो है तनाव के लिए मध्यस्थ कारक का काम करता है। तो यह जो है सबसे शक्तिशाली कारकों में है। मित्र और परिवार का साथ न केवल सूचनात्मक बल्कि भावनात्मक सहारा भी देता है, जिससे तनाव का प्रभाव कम हो जाता है। इसके साथ साथ आशावाद और निराशावाद भी मध्यस्थ कारक के तौर पर काम करते हैं। आशावादी व्यक्ति तनाव के बीच में भी समाधान खोजने में सक्षम होते हैं। इसके विपरीत जो निराशावादी व्यक्ति हैं वो तनाव के नकारात्मक प्रभाव से अधिक प्रभावित होते हैं और उनमें मनोवैज्ञानिक विकारों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके साथ साथ लिंग और संस्कृति भी जो है मध्यस्थ कारक के तौर पर काम करता है, यानी व्यक्ति की जो पृष्ठभूमि है उसके मूल्य और सामाजिक अपेक्षाएं भी यह निर्धारित करती है कि व्यक्ति तनाव को किस दृष्टि से देखता है और उससे कैसे निपटता है। आइए अब निष्कर्ष की बातें करें। तो तनाव प्रवणता जो है केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसके संज्ञानात्मक विश्वासों और उपलब्ध सामाजिक संसाधनों पर भी निर्भर करता है। जहां टाइप ए व्यक्तित्व, पूर्णतावाद और विद्वेष व्यक्ति को तनाव के प्रति संवेदनशील बनाते हैं, वहीं दृढ़ता, नियंत्रण का अवस्थान और सामाजिक समर्थन जैसे मध्यस्थ कारक तनाव के प्रभावों को कम करने में एक सुरक्षा का कार्य करते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने 3 सवाल देख लिए। ये चौथा सवाल भी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से समझिएगा। तो चलिए बात करते हैं चौथे प्रश्न की। यह है निम्नलिखित पर लगभग 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियां लिखना है। पहला है सामना करने यानी कॉपिंग की शैलियां, और दूसरा है संज्ञानात्मक पुनर्गठन। तो चलिए बात करते हैं कॉपिंग की शैलियों की। तो तनावपूर्ण स्थितियों के प्रति व्यक्ति का जो व्यवहार है और जो प्रतिक्रिया है, यही कहलाता है कॉपिंग। यानी स्ट्रेस में आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं और आप कैसा बिहेव करते हैं, यही कॉपिंग कहलाता है। तनाव का सामना करने के लिए अपनाई जाने वाली विधियों को मुख्य रूप से विभिन्न शैलियों में वर्गीकृत किया जाता है। तो पहला है पूर्व सक्रिय और परिवर्जित कॉपिंग। तो यह शैली तनाव के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण अपनाती है, यानी इसमें जो है व्यक्ति एक्टिव रहता है। पूर्व सक्रिय कॉपिंग में व्यक्ति संभावित तनाव कारकों की पहचान करके पहले से ही संसाधनों का संचय करता है, यानी कि जिस कारण से टेंशन आएगा उसको जान लेंगे और उसके लिए क्या क्या रिसोर्स चाहिए उसको हम जमा करके रखेंगे। जबकि परिवर्जित कॉपिंग का लक्ष्य तनावपूर्ण घटना को होने से पहले ही टालना या उसके प्रभाव को कम करना है। यह व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाने और भविष्य की चिंताओं को प्रबंधित करने में सहायक है। बात करें दूसरे प्रकार की, तो जो है समस्या केंद्रित कॉपिंग। यह शैली तब अपनाई जाती है जब व्यक्ति तनाव के मूल कारण को नियंत्रित कर सकता है। इसका मुख्य केंद्र समस्या होती है, ना कि भावनाएं। इसमें समस्या का तार्किक विश्लेषण किया जाता है, जानकारी जुटाई जाती है, योजना बनाई जाती है और स्थिति में सुधार के लिए सक्रिय कदम उठाए जाते हैं। तो यह सब चीज़ें शामिल होती हैं। यह शैली दीर्घकालिक समाधान प्रदान करने के लिए सर्वाधिक प्रभावी मानी जाती है। अब बात करें संवेग केंद्रित कॉपिंग की, तो जब तनाव का स्रोत व्यक्ति के नियंत्रण के बाहर हो, जैसे कि किसी को अपूर्णीय हानि हो जाए, तब यह शैली उपयोग होती है।
इसका उद्देश्य जो है समस्या को हल करना नहीं, बल्कि तनाव के कारण से होने वाले नकारात्मक संवेग जैसे क्रोध, दुख या चिंता को मैनेज करना, प्रबंधित करना है। इसमें ध्यान, व्यायाम, संगीत सुनना, भावनाओं को स्वीकार करना या व्यक्त करना शामिल है। यह व्यक्ति को कठिन समय में मानसिक रूप से टूटने से बचाती है। संवेग केंद्रित कॉपिंग। तो इन सारों का निष्कर्ष यही है कि कॉपिंग की शैलियाँ जो हैं एक दूसरे से भिन्न हैं और इनकी प्रभावशीलता परिस्थितियों पर निर्भर करती है। स्पष्टता और सही मूल्यांकन के साथ यदि व्यक्ति समस्या केंद्रित और संवेग केंद्रित कॉपिंग का उचित संतुलन बनाता है तो वह जो है तनाव का बेहतर प्रबंधन कर सकता है। आइए अब बात करें दूसरे हिस्से की, तो वह है संज्ञानात्मक पुनर्गठन यानी कॉग्निटिव रिकंस्ट्रक्शन। तो संज्ञानात्मक पुनर्गठन जो है यह तनाव प्रबंधन की एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक तकनीक है। इसे नकारात्मक विचारधारा और धारणाओं को अधिक रचनात्मक और यथार्थवादी धारणाओं के साथ बदलने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो स्थिति के प्रति खतरों के संज्ञानात्मक मूल्यांकन को कम करती है। आइए बात करें कि संज्ञानात्मक पुनर्गठन का मुख्य आधार क्या क्या है। तो इस तकनीक का मूल उद्देश्य व्यक्ति की विचार प्रक्रिया में बदलाव लाना है। अक्सर तनाव किसी घटना के कारण नहीं, बल्कि उस घटना के प्रति हमारी तर्कहीन धारणा के कारण होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी चुनौती को असफलता के रूप में देखता है तो वह तनाव महसूस करेगा, लेकिन यदि वही उस घटना को सीखने के अवसर के रूप में देखता है तो उसका जो तनाव का स्तर है वह कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो है संज्ञानात्मक पुनर्गठन में ABCDE तकनीक की बात की जाती है और एल्बर्ट एलिस द्वारा जो यह प्रस्तावित तकनीक है यह संज्ञानात्मक पुनर्गठन का सबसे प्रभावी ढांचा है। ए का मतलब है एक्टिवेटिंग इवेंट यानी सक्रियण घटना जो घटित हुई है। बी का मतलब है बिलीफ या धारणा है जो घटना के बारे में हमारी सोच को बताती है, जो तर्कसंगत या तर्कहीन हो सकती है। सी का मतलब है कंसिक्वेंस यानी कि परिणाम, यानी उस परिणाम के प्रति हमारी जो है संवेगात्मक या व्यवहारिक प्रतिक्रिया होती है। डी का मतलब है डिस्प्यूट, हम वहाँ पर तर्क वितर्क कर रहे होते हैं, तर्कहीन धारणा को चुनौती देना और उसका प्रतिवाद करना। इसके साथ साथ ई का मतलब होता है इफेक्ट यानी प्रभाव, तर्क संगत धारणा विकसित होने पर तनाव का कम होना। तो संज्ञानात्मक पुनर्गठन में ABCD तकनीक जो है याद रखिएगा। अब बात करें कि संज्ञानात्मक पुनर्गठन का महत्व क्या है। तो संज्ञानात्मक पुनर्गठन व्यक्ति को यह समझने में मदद करता है कि केवल स्थितियों को बदलने से तनाव कम नहीं होता, बल्कि स्थिति के प्रति नज़रिया को बदलने से अधिक राहत मिलती है। यह नकारात्मक आत्मसंवाद को कम करके एक तर्कशील और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक है, जिससे व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी स्वयं को विचलित होने से बचा पाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि संज्ञानात्मक पुनर्गठन का जो है मामला ये भी आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर। यह है यौन स्वास्थ्य की अवधारणा का वर्णन कीजिए। यौन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का भी वर्णन कीजिए। तो बात करें यौन स्वास्थ्य का, तो यौन स्वास्थ्य हमारे समग्र स्वास्थ्य और कल्याण का एक अभिन्न अंग है। यह केवल यौन संचारित रोगों या विकारों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक स्थिति है जो व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। तो यौन स्वास्थ्य की अवधारणा क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, इसने 2020 में यौन स्वास्थ्य को लैंगिकता के संदर्भ में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भलाई की स्थिति के रूप में परिभाषित किया है। इसकी अवधारणा के मुख्य बिंदु हैं। पहला है सकारात्मक दृष्टिकोण, यानी कामुकता और यौन संबंधों के प्रति एक सकारात्मक और सम्मानजनक दृष्टिकोण रखना। दूसरा है सुरक्षित अनुभव, सुखद और सुरक्षित यौन अनुभव की संभावना जो जबरदस्ती, भेदभाव और हिंसा से पूरी तरह मुक्त हो। अधिकारों का सम्मान हो, यौन अधिकारों को पहचानना, उनकी रक्षा करना और उसकी सम्मान करना। सूचना और शिक्षा, यानी यौन स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी, शिक्षा, देखभाल तक सभी की जो है समान पहुंच होना। इसके साथ साथ संवाद की क्षमता होनी चाहिए, यानी जो यौन साथी है और जो स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता हैं, इसके साथ साथ जो है यौन स्वास्थ्य के विषयों पर खुलकर संवाद करने की क्षमता हो। यानी संक्षेप में यह कहा जाए तो यौन स्वास्थ्य जो है
न केवल व्यक्तियों, दंपतियों और परिवारों के लिए बल्कि समुदाय और समाज के समग्र कल्याण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए अब बात करते हैं यौन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं की। तो यौन स्वास्थ्य से जो संबंधित समस्याएं हैं यह शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या सामाजिक कारणों से उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं का विवरण जो है इस प्रकार है। तो पहला है यौन संचरित संक्रमण, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ये वो संक्रमण है जो यौन, मौखिक या गुदा सेक्स के माध्यम से फैलते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण HIV, सिफिलिस, गोनोरिया, क्लाइमीडिया या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हैं। इनके लक्षणों में जो है जननांगों में दर्द, असमान स्त्राव या छाले हो सकते हैं। यदि इनका जो है ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये बांझपन और कैंसर जैसे गंभीर स्थितियों को जन्म दे सकते हैं। दूसरा है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस यानी HIV। यह वायरस जो है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी CD4 सेल्स के ऊपर हमला करता है। समय पर अगर उपचार ना मिले तो यह एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम AIDS, एड्स में बदल सकता है। हालांकि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की मदद से HIV संक्रमित व्यक्ति आज एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तीसरा जो है वह है प्रजनन पथ संक्रमण। इसमें जो है 3 प्रकार के संक्रमण शामिल हैं। यौन संचारित संक्रमण, एंडोजेनस संक्रमण यानी बैक्टीरियल वेजाइनाइसिस और आइट्रोजेनिक संक्रमण यानी चिकित्सा प्रक्रियाओं में लापरवाही के कारण ये संक्रमण होते हैं। तो ये संक्रमण गर्भपात, स्थानिक गर्भावस्था और वांझपन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके साथ साथ आगे बात करें तो यहाँ पर जो है यौन रोग यानी सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है। तो DSM-5 के अनुसार यौन विकार वैसी स्थितियां हैं जो कम से कम 6 महीने तक बनी रहती है और व्यक्ति के जीवन में भारी संकट उत्पन्न करती है। तो इसमें जो है प्रमुख विकार इस प्रकार हैं। पहला है स्तंभन दोषण यानी यौन क्रिया हेतु उत्तेजना प्राप्त करना या बनाए रखने में असमर्थता होना। दूसरा है स्खलन संबंधी विकार, इसमें प्रारंभिक या विलंबित स्खलन शामिल है। तीसरा है यौन रुचि या उत्तेजना में कमी, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक कारणों से यौन की इच्छा नहीं होना। जेनिटोपेल्विक दर्द यानी संभोग के दौरान होने वाला तीव्र दर्द। इन विकारों के पीछे मधुमेह यानी डायबिटीज जैसी शारीरिक बीमारियां, अवसाद जैसी मनोवैज्ञानिक स्थिति और साथियों के बीच संवाद की कमी, ये सारे कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके निष्कर्ष और समाधान की। तो यौन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान केवल औषधीय उपचार तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक बहुस्तरीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। तो इसमें जो है जागरूकता और शिक्षा जरूरी है। गलत धारणाओं को दूर करने के लिए व्यापक यौन शिक्षा होना चाहिए। परामर्श जो है मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक के माध्यम से तनाव और पिछले दुर्व्यवहार के अनुभवों को हल करने के लिए हमें लेना चाहिए और सुरक्षित यौन व्यवहार और नियमित स्वास्थ्य जांच को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे जो है इसका रोकथाम हो सकता है। तो यौन स्वास्थ्य के प्रति एक सकारात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर ही हम समाज में स्वस्थ और सुरक्षित यौन परिवेश का निर्माण कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं छठे महत्वपूर्ण प्रश्न की। यह है नशीली दवाओं का दुरुपयोग एवं तंबाकू सेवन पर ध्यान देते हुए मादक पदार्थ सेवन पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों, जो मादक पदार्थ सेवन है यानी इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रग्स हैं, जिसमें नशीली दवाओं का दुरुपयोग, तंबाकू का सेवन प्रमुख है। वर्तमान समय में यह जो एक गंभीर वैश्विक समस्या है, यह न केवल व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि परिवार और समाज के ताने बाने को भी जो है कमज़ोर करता है। तो आइए समझते हैं मादक पदार्थ सेवन की एक डिटेल्ड कंसेप्ट को। उससे पहले जो है चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपसे जो है कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न, PYQ या रिवीजन वीडियो मिस ना हो। तो मादक पदार्थ के सेवन का तात्पर्य किसी भी हानिकारक पदार्थ जैसे कि तंबाकू, शराब या ड्रग्स का इस तरह से सेवन करना है जिससे व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक या सामाजिक कार्य क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़े। यह समस्या प्रायः लत के रूप में विकसित होती है, जहां मस्तिष्क का रिवॉर्ड सिस्टम पदार्थ के बिना कार्य करने में असमर्थ महसूस करने लगता है। तो जो है डोपामाइन ही यहाँ पर रिलीज नहीं होता है।
अब बात करें नशीली दवाओं के दुरुपयोग की, तो नशीली दवाओं का दुरुपयोग तब होता है जब कोई व्यक्ति बिना डॉक्टर की सलाह के या अनुचित मात्रा में ऐसी दवाओं का सेवन करता है जिसका उद्देश्य केवल नशा प्राप्त करना होता है। तो यहाँ पर जो है अगर ऐसा करता है तो प्रभाव पड़ता है क्या है हमारे शरीर पर, यह जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सीधे प्रभावित करता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता में कमी होती है, मतिभ्रम और गंभीर अवसाद हो सकते हैं। इसके कारण जो है मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर यानी डोपामाइन का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे व्यक्ति हिंसक व्यवहार या आत्महत्या की प्रवृत्ति दिखा सकता है। तो ये जो है इसका जोखिम है। अब बात करें कि तंबाकू सेवन जो है आज यह एक मूक महामारी के तौर पर अपना रूप धारण कर चुकी है। तो तंबाकू का सेवन जो है दुनिया का एक प्रमुख रोकथाम योग्य कारण है। निकोटीन एक अधिक व्यसनी पदार्थ है जो तंबाकू में पाया जाता है। तो तंबाकू का जो है मानसिक और शारीरिक प्रभाव भी देखने के लिए मिलता है। तंबाकू का सेवन फेफड़ों के कैंसर, हृदय रोग और श्वसन संबंधी विकारों के साथ साथ गंभीर चिंता का भी कारण बनता है। अक्सर लोग मानते हैं कि तंबाकू जो है तनाव कम करता है, जबकि वास्तव में यह शरीर में विड्रॉल सिम्टम्स पैदा कर व्यक्ति को और अधिक तनाव की स्थिति में डाल देता है। इसके साथ यह जो है मनोवैज्ञानिक विकार और निदान भी प्रदान करता है। तो मादक पदार्थ सेवन के कारण जो उत्पन्न होने वाले मनोवैज्ञानिक विकार हैं, इसका निदान DSM-5 यानी डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल के आधार पर किया जा सकता है, जिसके प्रमुख विकार इस प्रकार हैं। पहला है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर यानी पदार्थ उपयोग विकार। इसमें व्यक्ति को पदार्थ के उपयोग की तीव्र लालसा होती है और वह अपने दैनिक कार्यों को छोड़ करके नशे को प्राथमिकता देने लगता है। तो यहाँ पर कैसे उससे छुटकारा पाएंगे, निदान कैसे होगा? तो यहाँ पर जो है उसका शारीरिक मूल्यांकन किया जाता है, रक्त और मूत्र का परीक्षण कर पदार्थ की उपस्थिति की जांच की जाती है। फिर नैदानिक साक्षात्कार होता है यानी मनोवैज्ञानिक द्वारा व्यक्ति के व्यवहार और मानसिक स्थिति का आकलन किया जाता है। इसके साथ साथ जो सहरुग्णता है उसकी पहचान की जाती है, यानी अक्सर नशा करने वाले व्यक्ति अन्य मानसिक बीमारियों जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर या अवसाद से भी ग्रसित होते हैं, यानी उनमें जो है डिप्रेशन जैसा चीज़ आने लगता है। तो अब उपचार की क्या रणनीतियाँ हैं? तो यहाँ पर जो है बहुआयामी दृष्टिकोण की मांग करता है उसका ट्रीटमेंट। तो पहला जो है इसका डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है, चिकित्सा निगरानी में शरीर से नशीले पदार्थ को बाहर निकाला जाता है। फिर उन्हें जो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी दिया जाता है। यह थेरेपी उन विचारों और परिस्थितियों को पहचानने और बदलने में मदद करती है जो व्यक्तियों को नशा करने के लिए मजबूर करती है। इसके साथ साथ उन्हें जो है पुनर्वास के लिए रखा जाता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर पे भेजा जाता है, यानी नशा मुक्ति केंद्रों में व्यक्तियों को एक सकारात्मक वातावरण दिया जाता है ताकि वह समाज में वापस जुड़ सके। और यहाँ पर जो है नारकोटिक्स एनोनिमस जैसे समूह जो हैं ये समान परिस्थितियों वाले लोगों से जुड़कर व्यक्ति का आत्मविश्वास वापस प्राप्त करवाता है। तो सहायता समूह भी यहाँ पर काम करती हैं। तो निष्कर्ष यही है कि नशीली दवाओं और का दुरुपयोग और तंबाकू सेवन एक ऐसी चुनौती है जिसे केवल कानून से नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक संवेदनशीलता से ही हल किया जा सकता है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसे कार्यक्रम इस दिशा में महत्वपूर्ण हैं। अंततः स्वस्थ जीवन शैली, सही शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ही इन पदार्थों से समाज को मुक्त कराने की एकमात्र अस्थायी उपाय है। तो दोस्तों ये थे आपके BPCG के 6 महत्वपूर्ण सवाल। अगर आप इन 6 सवालों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपको बहुत मदद मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको यह प्रश्न समझाने का तरीका पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम से जुड़ी हर अपडेट और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ जल्द ही। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।